अगर आप फिग्मा में ऑटो लेआउट नहीं यूज कर रहे हैं तो आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग अबाउट ऑटो लेआउट जो आपको सीखना जरूरी है, जिससे आप कम से कम समय में एक बेहतर डिजाइन बना सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑटो लेआउट का यूज करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे हमें कंस्ट्रेंट्स का आइडिया होना चाहिए, हमें पैडिंग का आइडिया होना चाहिए, पोजिशनिंग का आइडिया होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा और इसकी हेल्प से एक प्रॉपर डिजाइन आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है ऑटो लेआउट की हेल्प से। ऑटो लेआउट की हेल्प से आपके डिजाइन में कंसिस्टेंसी रहेगी और एक प्रॉपर आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हैं। बेसिकली जो आपके यूआई एलिमेंट्स होंगे वो हर एक स्क्रीन साइज के हिसाब से फिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने एक फ्रेम बना लिया है, उसके ऊपर कुछ बॉक्सेस बनाए हुए हैं। अब इनमें हम देखते हैं कंस्ट्रेंट्स का यूज कैसे करते हैं, कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या काम करते हैं। तो ये फिग्मा का नया यूआई है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स कुछ हिडन रहते हैं अंदर, वो बताता हूँ कि कहाँ से मिलेंगे। तो जो भी शेप हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पे ये एक्स एंड वाई एक्सेस आपकी पोजिशनिंग दिखा रहा है। बेसिकली ये जो आपका रेक्टेंगल है ये इस फ्रेम में कहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस का इस पोजीशन है और ये वाई एक्सिस की पोजीशन है। तो इसके साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंस्ट्रेंट्स के ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो वो कुछ लाइन्स सी बनी हुई हैं। उस आइकन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स विजिबल हो जाएंगे, जैसे कि पहले आपके पहले वाले यूआई में विजिबल होते थे। सो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट और ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट। यहाँ पे लेफ्ट है हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट में और वर्टिकल में आपका टॉप लगा हुआ है। यही सेम चीज यहाँ पे भी आपको बस दिखती है। अब यहाँ पे क्लिक करके भी इनको ऐसा चेंज कर सकते हो। देखो अब ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। सो इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि मैं ये फ्रेम है, इसको मुझे कभी स्केल करना है, तो आप अभी देखोगे अभी तो इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब ये इस फ्रेम के साथ स्केल नहीं हो रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट लेफ्ट रखता हूँ और वर्टिकल कंस्ट्रेंट में टॉप की जगह पे मैं यहाँ पे बॉटम लगा देता हूँ। अब मैं जब इसको स्केल करूंगा तो आप देखोगे इसका पोजीशन चेंज हो गया। बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो हमारा शेप है उसकी और बॉटम की जो स्पेसिंग थी उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे 438 पिक्सल्स का डिस्टेंस है इस बेस लाइन से। सिंपल ऑल्ट प्रेस करके मैं ये चेक कर पा रहा हूँ। अब जब मैं इस फ्रेम को स्केल कर रहा हूँ तो अब आप देखोगे अभी भी ये 438 है, ये और नीचे आ गया, बट बाकी शेप्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। क्यों नहीं चेंज हुई, क्योंकि वहां पे हमने क्या लगा के रखा है, ये जो बाकी शेप है वो लेफ्ट से और टॉप से अलाइन रहेंगे। बेसिकली लेफ्ट से और टॉप से अपना स्पेसिंग मेंटेन रखेंगे। रेड वाले को मैंने बॉटम लगा दिया। ये जो सेकंड ब्लू वाला है इस पे मैं क्या करता हूँ कि ये हमारा सेंटर से अलाइन रहेगा। जो पिंक वाला है इसको मैंने लगाया कि ये राइट साइड से स्पेसिंग मेंटेन रखेगा और इसको भी मैंने बॉटम कर दिया ग्रीन वाले को। अब मैं दोबारा से स्केल करके दिखाता हूँ। सो अगर आप देखोगे ब्लू वाला हमारा सेंटर मेंटेन रख रहा है, रेड बॉटम की स्पेस मेंटेन रख रहा है, ग्रीन वाला भी सेम वही कर रहा है और जो पिंक वाला है ये टॉप की स्पेसिंग को मैनेज करके रखा हुआ है। अनडू करता हूँ। जब मैं इसकी विड्थ इंक्रीज करूंगा तो जो हमारा पिंक वाला रेक्टेंगल बना हुआ है सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। उसका क्या रीजन है, अगर आप इसकी कंस्ट्रेंट चेक करोगे तो उस पर वैल्यू हमने क्या दी हुई है कि ये राइट हैंड साइड से अलाइन रहेगा। ये राइट हैंड साइड की जो स्पेसिंग है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो जब कभी भी हम ऑटो लेआउट की हेल्प से एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाएंगे वहाँ पे ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमें। जस्ट इन केस कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि आप इस पूरे फ्रेम का साइज इंक्रीज करना चाहते हो, बट आप चाहते हो कि इन पे कंस्ट्रेंट जो है वो इफेक्ट ना करे, बेसिकली वो बाईपास कर जाए कंस्ट्रेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बहुत ही सिंपल है, वो आप कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, आपको फ्रेम को सेलेक्ट करना है। इस फ्रेम को सेलेक्ट किया, कंट्रोल होल्ड करके रखना है। कीबोर्ड में आप अपना कंट्रोल की जो होता है उसको होल्ड करके रखोगे तो आप नोटिस करोगे कि जैसे ही मैं इसको स्केल कर रहा हूँ कंस्ट्रेंट में कुछ भी लगाओ बट वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। सो बेसिकली कंट्रोल प्रेस करके अगर आप स्केल करते हो फ्रेम को तो जो भी कंस्ट्रेंट की प्रॉपर्टीज है उनको आप बाईपास कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा अगर आप नए डिजाइनर हो और आप फिग्मा में कोई भी फ्रेम बनाते हो और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आपने रखे हुए हैं और आप जब फ्रेम को स्केल करते हो तो कुछ चीजें स्ट्रेच हो जाती हैं। तो उसको सही करने के दो ही तरीके, या तो आप क्या कर सकते हो उनका कंस्ट्रेंट्स में जाके आप लेफ्ट एंड टॉप लगा दो, या फिर आप सिंपल क्या करते हो कंट्रोल होल्ड करके रखते हो और उसको स्केल करते हो और वो चीज पे इफेक्ट नहीं होती है। अब देखते हैं कि ऑटो लेआउट कैसे काम करता है। तो सिंपल मैंने इन सारे बॉक्स को सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ मैं ए प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे एक इसने बेसिकली ग्रुप कर दिया है और कुछ दो आइकन से बन के आ गए, दो शेप से बन के आ गए हैं। तो ये ऑटो लेआउट इसके ऊपर अप्लाई हो गया। आप यहाँ पे देखोगे सेम वही रेक्टेंगल अंदर पड़े हुए हैं। ये फ्रेम 1 जो है हमारा वो ऑटो लेआउट के अंदर आ गया है। राइट हैंड साइड देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे देखोगे आपको फिक्स विड्थ मिलता है, हक कंटेंट्स मिलता है, ऐड मिनिमम विड्थ मिलता है, मैक्सिमम विड्थ मिलता है। तो ये क्या चीज होती है अब इनके बारे में हम जानते हैं। सो क्या किया था हमने, शेप सारे सेलेक्ट किए थे, शिफ्ट के साथ ए प्रेस किया था और ऑटो लेआउट हमने अप्लाई कर दिया था। सो अगर अब मैं इसको मूव कराने की कोशिश करता हूँ, बेसिकली इसमें रेड वाले शेप को अगर मूव कराता हूँ तो आप देखोगे इनकी पोजिशन ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है और मैं इजीली मूव करा पा रहा हूँ। ये सेम चीज आप किसी भी शेप को सेलेक्ट करके एरो की से भी कर सकते हो। सो अभी इधर पे देखते हैं बाकी जो ऑप्शंस मिलते हैं वो हमारे पास क्या है। वर्टिकल लेआउट, हॉरिजॉन्टल लेआउट और ये रैप। सो रैप क्या करता है वो भी अभी देखते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शन है कि जो भी हमारा ऑटो लेआउट बना हुआ है उसमें वो लेफ्ट अलाइन रहेगा, सेंटर लाइन रहेगा, राइट अलाइन रहेगा, टॉप लेफ्ट टॉप राइट, ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारे शेप्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। पैडिंग यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। कुछ यहाँ पे आप एक्स वाई एक्सिस पे मार्जिन ऐड कर सकते हो। आप टाइप भी कर सकते हो शिफ्ट के साथ
साथ अप एरो प्रेस करोगे वो 10 पिक्सल्स का गैप रखेगा और वो स्पेसिंग ऐड करेगा। तो ये 60 पिक्सल्स की है स्पेस यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे आप होवर करोगे कर्सर तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, आप ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हो। सो अगर आप चाहते हो लेफ्ट साइड से स्पेस ज़्यादा हो, राइट साइड से स्पेस कम करना है आपको, बेसिकली आपको एक कंसिस्टेंट स्पेसिंग नहीं चाहिए, लेफ्ट में कुछ और चाहिए, राइट में कुछ और चाहिए, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। सिमिलरली टॉप एंड बॉटम में भी आप कर सकते हो। आप यहाँ पे एक आपको आइकन दिखेगा, टूल टिप में इंडिविजुअल पैडिंग लिख के आता है, तो उस आइकन पे क्लिक करोगे। तो अभी मैं टाइप करता हूँ कि लेफ्ट साइड से मुझे 20 पिक्सल्स का स्पेस चाहिए और राइट साइड से मुझे 45 का चाहिए। तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे 20 पिक्सल, यहाँ पे 45 पिक्सल आ गया। सिमिलरली मैं ऊपर से 10, नीचे से 25, कुछ भी रैंडम मैंने वैल्यू डाल दी है। तो ये मैं ऐसा कर सकता हूँ। कंप्लीट एक ऑटो लेआउट का जो फ्रेम बन के आया है उसके ऊपर भी आप कलर इफेक्ट, शैडोज और सारी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप किसी शेप पे या किसी भी आप एक फ्रेम पे अप्लाई करते हो। सो मैं इसमें एक बैकग्राउंड कलर लेना चाहूँ तो मैं कलर ले सकता हूँ, इसमें स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकता हूँ, इनसाइड आउटसाइड सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, ये मैंने शेप को सेलेक्ट किया और मैं इस शेप के ऊपर भी स्ट्रोक अप्लाई कर लेता हूँ। सो मैं इसको वापस से रीसेट कर देता हूँ, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 50-50 पिक्सल का गैप दे देता हूँ। कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लिया। अगर मैं इसको वर्टिकल लेआउट पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा जो शेप्स हैं वो सारे वर्टिकली अरेंज हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाएंगे। अगर मैं इसको स्केल करता हूं तो आप नोटिस करोगे इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। बेसिकली ये फ्रेम अंदर बाहर चला जा रहा है, बट इन शेप्स के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं रैप अप्लाई करता हूँ अब तब देखिए क्या होता है। अब मैं इसको स्केल करूंगा ना तो वो क्या करेगा, उन शेप्स के अंदर ही फिट होने की कोशिश करेगा। बेसिकली उसको रैप करेगा। रैप का क्या मतलब होता है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट को हम पेपर में रैप करते हैं, गिफ्ट रैपिंग करते हैं, तो वही चीज है, सिंपल ये रैप कर रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पे भी मैं स्पेसिंग मैनेज कर सकता हूँ। जब मैंने रैप किया और इसको थोड़ा सा छोटा किया कि तो उसने क्या किया, स्पेस के हिसाब से, जैसे हमारा एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन काम करता है, अडैप्टिव डिजाइन जो होता है, बेसिकली रिस्पॉन्सिव और अडैप्टिव अलग चीज़ है, तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो 3 शेप हमारे यहाँ पे बने हुए हैं और हमने क्या किया, और एक शेप नीचे है, यहाँ पे आप स्पेसिंग मैनेज कर सकते हो। ये देखो जैसे स्पेस बढ़ा, ये 43 पिक्सल से जब ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है कि ये इसके बाहर चला जाएगा, तो वो बाहर नहीं जा रहा है, रैप करने के चक्कर में वो नीचे आ जा रहा है। सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग आप मैनेज कर सकते हो। अब मैं अनडू कर देता हूँ। सो अगेन वापस से मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेआउट में आ गया हूँ। अब मैं कुछ और चीज़ें देखता हूँ, मैं इसको सिंपल ऐसा स्केल कर रहा हूँ। तो अभी हमारा यहाँ पे अलाइनमेंट क्या लगा हुआ था, हमारा अलाइन लेफ्ट लगा था। मैं अलाइन टॉप करूँगा तो ये जो हमारे शेप है वो टॉप अलाइन हो जाएंगे, सेंटर अलाइन हो जाएंगे, राइट अलाइन हो जाएंगे, और यहाँ पे ये ओवरऑल शेप के सेंटर पे अलाइन हो जाएंगे। जो हमारा आइकन आ रहा है इस पे अगर कभी हम डबल क्लिक करते हैं तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली स्पेस ले लेगा। बेसिकली क्या करेगा, ये लेफ्ट एंड राइट से जो पैडिंग हमने 50 पिक्सल की दे रखी है उसको वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और उसके जो बीच का स्पेस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। सिंपल क्या करना है, आपको सेंटर पे मुझे इसको रखना है और इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ आप देखो इसकी स्पेस ऑटोमेटिकली मैनेज हो गई। सिमिलरली मुझे टॉप पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, या जैसे भी मैं चाहूँ तो वो मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखोगे आप क्या हो रहा है, अगर मैं सेंटर अलाइन कर रहा हूँ तो ये शेप बाहर निकल जा रहा है, और इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली स्पेसिंग कुछ ऐसी करेगा कि इस फ्रेम के अंदर ही सेट रहे। तो ये तो वो कंडीशन हुई जब हमारा फ्रेम फिक्स्ड रहेगा, उसकी हाइट और विड्थ फिक्स रहेगी और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो उस शेप के हिसाब से फिक्स हो गए। दूसरी चीज ये है कि अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो हमारे शेप्स हैं वो जैसे ही स्केल हो, जैसे ही मतलब उनका पोजीशन चेंज हो, तो क्या हो, हमारा बाहर का आउटलाइन है वो उसके हिसाब से फिक्स हो जाए। मैं करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। सो मैं क्या चाहता हूँ, ये शेप जैसे ही मैं ऐसा स्केल करूँ तो ये फ्रेम बाहर ना जाए। बेसिकली जो हमारा फ्रेम है ग्रे कलर का, ये स्केल हो जाए इसके हिसाब से। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो हाइट एंड विड्थ के ऑप्शन रहते हैं ऑटो लेआउट के, उसको मैनेज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या लगा हुआ है, फिक्स विड्थ। तो ये क्या हो रहा है, इसकी जो विड्थ है वो फिक्स रह रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हग कंटेंट्स लगाऊंगा। हग बेसिकली हग करना, गले लगाना। तो जैसे ही मैं हग पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, हमने यहाँ पे पैडिंग दे रखी है 50 पिक्सल्स की, तो 50 पिक्सल्स का स्पेस देगा, बाकी एकदम शेप के पास में आ गया। अगर मैं इसको पैडिंग कम कर देता हूँ, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से एक साथ अगर मुझे करनी है तो सिंपल मैं ऐसा कर सकता हूँ। पैडिंग मैंने कम कर दी तो आप देखोगे क्या हो रहा है, पैडिंग के हिसाब से हमारा जो फ्रेम है वो भी कम ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इन शेप्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो भी अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो आप देखोगे फ्रेम ऐसा ही चेंज होगा। बट यही सेम चीज़ अगर मैं टॉप से भी करना चाहता हूँ तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा, जैसे मैंने विड्थ में किया था वैसे ही मुझे हाइट में करना होगा। हाइट में जाके मैं यहाँ पे हग कंटेंट पे क्लिक कर दूंगा। क्या किया, वो शेप के अराउंड जाके वो फिट हो गया। अब अगर मैं इसको स्केल करूंगा तो आप देखोगे वो सेंटर पे मेंटेन रहेगा और जो हमारा फ्रेम है वो स्केल होता चला जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ऑटो लगा दूँ, अब क्या होगा, अगर आप अब देखोगे जब मैं स्केल करूंगा तो ये पैडिंग को मेंटेन रखेगा और सेंटर की जो स्पेसिंग है वो चेंज होती जाएगी। सो ये हो गया बेसिक ऑटो लेआउट की कुछ प्रॉपर्टीज। इसी चीज़ को थोड़ा हम एडवांस वे में समझते हैं। तो मैं एक बटन ले आया हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक बैकग्राउंड है, रेक्टेंगल है जिसपे बैकग्राउंड कलर फिल है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक आइकन है, और इन सबका एक फ्रेम बना हुआ है। मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ऑटो लेआउट में कैसे काम करेगा। ये जो मैंने कॉपी बनाया, अगर मैं इसको सिंपली शिफ्ट के साथ ए प्रेस करूँगा, ऑटो लेआउट करूँगा, तो आप देखोगे बैकग्राउंड के अराउंड एक ऐसा बॉक्स सा बन के आ गया है। तो ये बॉक्स क्या है इसके बारे में अभी हम जानते हैं। ये आइकन है हमारा और ये टेक्स्ट है।
अगेन अभी मैं स्केलिंग कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये शेप हमारा फिक्स रह रहा है, ये स्केल नहीं हो रहा है इसके हिसाब से। तो जब भी आप कभी बटन्स बनाते हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स बनाते हो, कुछ फॉर्म बनाते हो ऑटो लेआउट की हेल्प में, आप बैकग्राउंड लेते हो, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कोई आप एक रेक्टेंगल शेप बनाओ बेसिकली उसके नीचे, जिसको आप एज अ बैकग्राउंड यूज करने वाले हो। क्या तरीका होता है उसको अच्छे से करने का, मैं उसका एक आपको ईजी प्रोसेस बताता हूँ। तो मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। अनग्रुप कर लिया, हमारा टेक्स्ट जो है और हमारा जो आइकन है वो अलग हो गया और ये बैकग्राउंड हमारा अलग हो गया। मैं चेक करता हूँ उसमें स्पेसिंग मैंने ऊपर नीचे से 9 पिक्सल्स की दे रखी थी, लेफ्ट हैंड साइड से 15 पिक्सल्स की दे रखी थी। अब मैंने क्या किया, इनको पहले हमारे पास फ्रेम बना हुआ था, यहाँ पे देखो फ्रेम बना हुआ है, मैं इसको सारे को सेलेक्ट करता हूँ और मैं ग्रुप कर देता हूँ और अब मैं दोबारा से ऑटो लेआउट करूंगा। जैसे ही मैंने ऑटो लेआउट अप्लाई किया, आपने कुछ नोटिस किया, मैं अंडू करता हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड पे नोटिस करिएगा, शिफ्ट ए, अब देखो वो बैकग्राउंड जो है वो हमारा गायब हो गया। सो क्या हुआ, जो भी मैंने उस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ले रखी थी, मैंने ऑटोमेटिकली वो सारी प्रॉपर्टीज ऑटो लेआउट के ऊपर अप्लाई कर दी। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था, ऑटो लेआउट पे भी आप प्रोफाइल और सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, तो उस अब रेक्टेंगल की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए फ्रेम के अंदर ही यहाँ पे आप देखो कलर अप्लाई हो गया है, मैं इसमें स्ट्रोक अप्लाई कर सकता हूँ और मैं इसमें चाहूँ तो शेडो भी लगा सकता हूँ, सारा चीजें कर सकता हूँ। अगेन अब मैं यहाँ से जाता हूँ और इसको मैं हग कर देता हूँ। जैसे ही मैं हग करूंगा, लेफ्ट एंड राइट साइड जो पैडिंग है वो कंसिस्टेंट हो जाएगी, 15 पिक्सल का स्पेस आ गया हमारे पास। तो ये हमारा टेक्स्ट है। मान लीजिए कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है और मैं इसका मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, सो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई डैशबोर्ड। सो आप देखोगे जैसे ही जो मेरा टेक्स्ट बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, फ्रेम हमारा उसके हिसाब से स्केल हो जा रहा है। मुझे आइकन का साइज जो है वो इंक्रीज करना है। सो ये क्या हो रहा है, आइकन तो इंक्रीज हो रहा है बट जो हमारी हाइट है वो उसके हिसाब से फिट नहीं हो रही। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, जैसा कि मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था, सिंपल हाइट में जाके मुझे यहाँ पे हक पे क्लिक कर देना होगा और अब आप देखोगे प्रॉपरली ये स्केल हो रहा है। मे बी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आइकन ऊपर आएगा, टेक्स्ट नीचे आएगा, हम वो भी कर सकते हैं। सिंपल वर्टिकल लेआउट पे लगा देंगे, यहाँ पे स्पेसिंग मुझे कम करनी है, मैं एरो की से कर लेता हूँ। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट चाहिए, मैं सेंटर पे कर सकता हूँ और ये हमारा बटन ऑटो लेआउट से बन गया। अब मान लीजिए इस बटन के अंदर कोई एक और एलिमेंट लगाना है और वो ऑटो लेआउट के अंदर रहेगा, बट जो ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर काम नहीं करेंगी। वो कैसे करना है मैं वो आपको दिखाता हूँ। सो उसके लिए मुझे कोई एक शेप बनाना होगा। मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ और जैसे कि मुझे दिखाना है कि ये जो फीचर है वो नया आया हुआ है। सो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बीच में क्लिक करता हूँ, एक पॉइंट आ जाएगा और इसको पॉइंट पे मैंने ऐसा अंदर कर दिया और एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। लेट्स से मैं लिखता हूँ न्यू। सो बेसिकली ये जो हमारा फीचर है वो न्यू है और इसका मैं लेट्स से 8 पिक्सल्स का दे देता हूँ फॉन्ट को और ये मैंने इसको ग्रुप कर लिया। वैसे कभी ऐसा होता है कि टेक्स्ट का हाइट शेप से हमारे बड़ा है तो वो आप मैनेज कर सकते हो। क्या करोगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे जाओगे, टाइप की सेटिंग्स जो मिलती हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है वर्टिकल ट्रिम। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप देखो ये इसका जो आउटलाइन थी वो टेक्स्ट के हिसाब से सेट हो गई। ऑलराइट, ग्रुप करता हूँ उसको मैं, Ctrl+G ग्रुप करने के लिए। और मैं क्या करता हूँ, इसका कलर वाइट में ले लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता है या मेरी इतना है। तो जैसे ही मैं इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ऑटो लेआउट के अंदर, आप देखोगे इसी के अंदर वो सेट हो गया। बट मुझे क्या चाहिए, वो एक बटन के ऊपर या नीचे कहीं पे लगाना है, बट वो तो पॉसिबल नहीं है ऑटो लेआउट के अंदर। एक्चुअली पॉसिबल है बट इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। क्या करेंगे, हम शेप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एब्सोल्यूट पोजीशन का, जिसको अभी नए यूआई में हम बोलते हैं इग्नोर ऑटो लेआउट। बेसिकली और इजी हो गया है, काम वही करता है। इग्नोर ऑटो लेआउट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देखोगे ये ऑटो लेआउट से बाहर चला गया और इसके अराउंड एक बॉक्स बन के आ गया। याद हो आपको, अगर लास्ट हमने इस वाले शेप को जब ऑटो लेआउट किया था तो इस रेक्टेंगल के अराउंड एक बॉक्स बन के आया था, ये वही बॉक्स है। सो इसको अब मैं कहीं भी चेंज करा सकता हूँ, ये ऑटो लेआउट के अंदर ही है। और मैं इसको इधर पे रख लेता हूँ, इसका थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर लेता हूँ और शेप पे मैं थोड़ी सी शेडो भी लगा लेता हूँ। बाय द वे बहुत ही गंदा बटन बनाया मैंने, ऐसा आपको नहीं बनाना है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये टैग मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं ऑटो लेआउट करूँ ये राइट हैंड साइड पे चिपका रहे, बेसिकली राइट हैंड टॉप पे चिपका रहे। तो यहाँ पे जो हमारे कंस्ट्रेंट के ऑप्शंस थे, यहाँ पे लगाऊंगा राइट, इधर पे लगाऊंगा टॉप। अब जब मैं ऑटो लेआउट को स्केल करूंगा तो ये राइट हैंड साइड पे जो हमारा टैग है वो चिपका रहेगा। बाहर निकाल के दिखाता हूँ, अच्छा तो देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो आगे कुछ और एडवांस यूज देखते हैं ऑटो लेआउट का। तो यहाँ पे एक कार्ड हमने डिजाइन किया हुआ है, सिंपल ये फ्रेम बना हुआ है, यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, कुछ भी ऑटो लेआउट से नहीं है। रेक्टेंगल है, ये टेक्स्ट है, अब सब देखोगे सारा कुछ टेक्स्ट है, कुछ भी ऑटो लेआउट से नहीं है। पूरा हम ऑटो लेआउट से बनाएंगे। मान लीजिए कि हमारा कोई पुराना डिजाइन है उसको ऑटो लेआउट में कैसे चेंज करना है, तो वो इससे आपको पता चलेगा और आपके बेसिक्स फिर से रिवाइज हो जाएंगे। तो सिंपल ये हमारे पास बटन है, जैसा कि मैंने ग्रुप बना रखा है ऑलरेडी। तो सिंपल मैं शिफ्ट के साथ ए करूंगा और ऑटोमेटिकली वो रेक्टेंगल हट जाएगा और जो पैडिंग मार्जिन हमने दे रखा था वो सारा कुछ ले लेगा। इन दोनों टेक्स्ट को मुझे एक साथ रखना है, मैं इन दोनों को एक साथ ऑटो लेआउट करता हूँ शिफ्ट के साथ ए। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो अमाउंट हमारे पास लिखा हुआ है और ये बटन लिखा हुआ है, इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर से मैं शिफ्ट ए कर लेता हूँ। ये जो हमारा टाइटल है और ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इसका, कि बेसिकली कैप्शन कितना किलो अवेलेबल है, उनको मैं एक साथ ऑटो लेआउट कर लेता हूँ। आइकन को, टेक्स्ट को यहाँ पे मैं इसको ऑटो लेआउट करता हूँ। उसके बाद मैं इस पूरे ग्रुप को ऑटो लेआउट करता हूँ
सेंटर अलाइनमेंट होना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से मैनेज करते चलो कि सेंटर पे कहाँ पे क्या चाहिए, वो तो बेसिक आपको आइडिया है। अब इस पहले एलिमेंट को, इस दूसरे एलिमेंट को और इस तीसरे एलिमेंट को एक साथ मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ फिर से ए कर दिया, तो इसने कंसिस्टेंट स्पेसिंग ले ली। बाई चांस आपको रिक्वायरमेंट है कि पहले जो 2 एलिमेंट्स हैं वो पास में है, तीसरा दूर में है, तो हमको अलग करना होगा। हमें क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा दोनों को ऑटो लेआउट, और उसके बाद फिर तीसरे को सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑटो लेआउट करेंगे। सो क्या होगा, आप यहाँ पे देखोगे मल्टीपल शेप्स आ गए। तो ऐसा लग रहा है काफी टाइम वेस्ट हो रहा है किसी भी एग्जिस्टिंग डिजाइन को हमें ऑटो लेआउट में चेंज करने के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने अंडू कर दिया, दूसरा तरीका बताता हूँ। सारा कुछ मैं सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ए करूंगा। तो जैसे ही मैंने ये किया, आप नोटिस करोगे हर एक चीज ऑटोमेटिकली ऑटो लेआउट के अंदर ही आ गई है। कुछ कुछ चीजें रह गई हैं जो हम सही कर लेंगे। ये फिग्मा में रिसेंटली ऐड हुआ था, ये सजेस्ट ऑटो लेआउट का ऑप्शन है। तो ये क्या करता है कि डिजाइन को ये रीड करता है ऑटोमेटिकली, कैसे आपने जो शेप बनाए होते हैं उनकी ग्रुपिंग करके दे देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे यहाँ भी काफी ठीक ही रिजल्ट दिया है इसने। सो जो चीज़ें इसने सही से नहीं करी मैं वो चेक कर देता हूँ। जैसे कि ये बटन है, ये भी मुझे रेक्टेंगल नहीं चाहिए, मैं कभी भी रेक्टेंगल नहीं यूज़ करता हूँ। मैं अगेन जैसे मैंने लास्ट बताया था, इसको ऑटो लेआउट करूँगा, वो रेक्टेंगल गायब हो जाएगा। सो आप देखो यहाँ पे इसने इन तीनों एलिमेंट को ऑटोमेटिकली एक साथ रखा है, क्योंकि इसने देखा कि इसमें यहाँ पे स्पेसिंग कंसिस्टेंट थी, यहाँ पे स्पेसिंग अलग थी, तो इसने ऑटोमेटिकली वो चीज़ कर दी। जनरली यहाँ भी मुझे रेक्टेंगल नहीं चाहिए, शिफ्ट के साथ मैं ये प्रेस कर देता हूँ और ऑटो लेआउट से बन गया हमारा डिज़ाइन। ओके, अब मैं इस कार्ड को एक बार स्केल करने का ट्राई करता हूँ। जैसे मैं स्केल करूँगा आप नोटिस करोगे सारी चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं। इमेज ऑटोमेटिकली स्केल हो जा रहा है, जो हमारा टैग है वो पोजीशन पे रह रहा है, पर टेक्स्ट और बटन के बीच का जो स्पेसिंग है वो भी मैनेज रह रहा है। जैसे ही मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। हम देखोगे ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के हिसाब से कार्ड का साइज जो है वो चेंज होता हुआ चल रहा है। अब मैं सेम कार्ड में क्या चाहता हूँ, जो हमारे 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ लेफ्ट अलाइन ना हो, राइट अलाइन हो जाए यहाँ पे। तो जैसे इन पे राइट पे क्लिक करूंगा, आप नोटिस करोगे क्या हो रहा है कि वो सेम जो हमारा पोजीशन है वहीं पे लेफ्ट एंड राइट हो रहा है। बट मैं क्या चाहता हूँ, पूरे कार्ड के राइट हैंड साइड पे आ जाए। मैं क्या करता हूँ, उस फ्रेम को सेलेक्ट करता हूँ जिसमें टैग और हमारे वो 3 डॉट्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट में मार्जिन 10 पिक्सल का है, राइट में मार्जिन 105 पिक्सल का है, और ये फिल लगा हुआ है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर भी 10 कर देता हूँ। ये लेफ्ट से भी 10 पिक्सल का स्पेस रहेगा और राइट से भी 10 पिक्सल का स्पेस रहेगा। सो जैसे ही मैंने 10 एंड 10 पिक्सल का गैप किया, आप देखोगे ये लेफ्ट एंड राइट से 10 पिक्सल का पैडिंग यहाँ पे हमें दिखाने लगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेफ्ट अलाइन लगा हुआ है, अगर मैं इसको राइट अलाइन करूंगा तो आप देखोगे क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा टैग चेंज हो रहा है। ये जो हमारा नीचे के 3 डॉट्स थे ये चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे ये ऑलरेडी ऑटो लेआउट लगा हुआ है इसमें और ये फिल हो रखा है। सो मैं 3 डॉट्स का जो ऑटो लेआउट है उसको सेलेक्ट करके राइट अलाइन कर सकता हूँ। पेरेंट को करूंगा तो इसके अंदर जो कुछ भी है वो सारा भी लेफ्ट एंड राइट अलाइन हो जाएगा। दोबारा से मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया है। सिंपल जो ऑटोमेटिकली सजेस्ट किया था उसने क्या किया था कि ये टैग को और इन 3 डॉट्स को एक साथ ऑटो लेआउट लगा दिया था, और ये डिजाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे था, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे चिपका के रखने के लिए इसने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा 10 पिक्सल का गैप रहेगा, और राइट हैंड साइड पे अगर आप नोटिस करोगे तो इसने 105 पिक्सल का जो स्पेसिंग थी वो मैनेज कर दी थी। मैं क्या करता हूँ, 105 नहीं रहेगा, ये भी 10 ही रहेगा। और अब मैं जब लेफ्ट एंड राइट अलाइन करूंगा तो ये अलाइनमेंट चेंज होगा। और इन 3 डॉट्स की अलाइनमेंट क्यों नहीं चेंज हो रहा था, क्योंकि ये टैग जो है अगर आप देखोगे इसका शेप सिर्फ इतना है, इसका आउटलाइन आप नोटिस करो, और जो फ्रेम सेकंड है जिसके अंदर हमारे 3 डॉट्स हैं उसमें ऑटो लेआउट लगा हुआ है और वहाँ पे प्रॉपर्टी हमने फिल लगा के रखी हुई है। अगर मैं हग लगा देता हूँ, अब जब मैं चेंज करूंगा तो आप देखोगे दोनों चेंज हो रहे हैं। इसमें एक इशू और दिख रहा है मुझे, बस ये जो एक नीचे स्ट्रोक दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये इस इमेज के ऊपर भी आए। तो स्ट्रोक कहाँ लगा हुआ है पहले हमें वो देखना है। ये स्ट्रोक हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, आप जो देखोगे पूरा जो हमारा ऑटो लेआउट है इसके ऊपर, बट ये इमेज जो है ये स्ट्रोक के ऊपर आ रही है। इस केस में हमें क्या करना होता है, इस पूरे शेप को सेलेक्ट करना होता है, और ऑटो लेआउट की और प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ से आती हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इधर पे आप क्लिक करोगे ऑटो लेआउट सेटिंग, इसमें स्ट्रोक्स का ऑप्शन होता है, एक्सक्लूड लगा हुआ है। अब इसको इंक्लूड कर लो तो देखोगे सब कुछ थोड़ा थोड़ा हिला। बेसिकली इसने क्या किया, जो हमारे कार्ड की हाइट एंड विड्थ थी वो मैनेज रखी और जो स्ट्रोक को उसी ऑटो लेआउट का पार्ट बना दिया। तो अब ये स्ट्रोक भी विजिबल है और इसका हाइट एंड विड्थ चेंज भी नहीं हुआ है। दूसरा तरीका था, अगर स्ट्रोक को आपको इसका पार्ट नहीं बनाना है, आप क्या कर सकते थे, सिंपल इनसाइड की जगह यहाँ पे आप आउटसाइड कर देते, ये स्ट्रोक यहाँ पे आ जाता। बट इस केस में क्या होता है, डेवलपर्स को डिजाइन हैंड ऑफ करते हो उस टाइम कई बार इश्यूज आते हैं। इशू क्या आता है कि मान लीजिए आपने स्ट्रोक का विड्थ बढ़ा रखा है, तो विजुअली तो ये कार्ड काफी बड़ा लग रहा है, बट असल में जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका साइज तो उतना ही है। तो यहाँ पे डेवलपर कंफ्यूज हो जाता है, और जो आपका जो फिग्मा का डिजाइन है वो जो डेवलपर बिल्ड करता है उससे कभी मैच नहीं करता है। सो व्हाट आई रिकमेंड है, आप स्ट्रोक को इंक्लूडेड ही रखो। मैं एक दूसरे एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ स्ट्रोक कैसे काम करता है। ये इंक्लूड वाला ऑप्शन होता है। मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने स्ट्रोक लगाए थे, अगर आप देखोगे मैं स्ट्रोक को बढ़ा रहा हूँ, इनसाइड लगा हुआ है, मैं इसको आउटसाइड कर देता हूँ, तो क्या हो रहा है, फ्रेम का साइज हमारा उतना ही है, बट ये शेप तो बाहर जा रहा है ना। विजुअली तो हमें दिख रहा है कि ये इतना बड़ा हो गया एक फ्रेम। डेवलपर को काफ़ी प्रॉब्लम होगी इसका साइज समझने में। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और ये इंक्लूडेड कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब मैं इसको इंक्लूड करूँगा ना, तो जो मेरा ऑटो का साइज होगा ना वो भी इंक्रीज होता हुआ जाएगा। और आप देखोगे जो बाकी के शेप है ना वो इसके हिसाब से एडजस्ट होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑटो लगा हुआ है। ये देखिए स्ट्रोक अब इस ऑटो लेआउट का पार्ट हो गया है। आगे देखते हैं।
सो ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं। इस टाइप का कई बार हम कार्ड बनाते हैं जब हमें किसी टेबल में या कहीं पे भी मल्टीपल मेंबर्स दिखाने होते हैं, तो हम वहाँ पे ऐसा कुछ यूज़ करते हैं। इसको सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट के साथ ए करूँगा, जैसे ही मैंने ऑटो लेआउट अप्लाई किया इसने ऑटोमेटिकली 0 पिक्सल का स्पेस ले लिया। मैं स्पेस ऐसा कम कर सकता हूँ और इसको प्रॉपर एक कार्ड के फॉर्म में, जैसे हम दिखाते हैं मेंबर कार्ड में, वहाँ पे ऐसा कुछ बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन मिलता है, कैनवस स्टैकिंग, लास्ट ऑन टॉप, फर्स्ट ऑन टॉप। आप इसको ऐसा मैनेज कर सकते हो। सो ऑटो लेआउट सेटिंग में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब हम उसके बारे में जानते हैं। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सेम बटन को लेता हूँ, उसका एक कॉपी बना लेता हूँ। मैं इसको अनग्रुप करूंगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, मुझे इस रेक्टेंगल की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल ये 2 शेप रखूंगा। ये मैंने ग्रुप किया और उसके बाद शिफ्ट के साथ ए प्रेस किया, ऑटो लेआउट हो गया। वैसे ऐसे बहुत सारी शॉर्ट कीज और बहुत सारी फिग्मा ट्रिक्स जानने के लिए आप मेरा लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दे रहा हूँ, जिससे डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपने डिजाइन प्रोसेस को बहुत फास्ट कर पाओगे और से एक बेटर डिजाइनर बन पाओगे। ऑलराइट, सो ये हमने ऑटो लेआउट कर लिया। यहाँ पे मैं इस आइकन को हटा देता हूँ। मुझे यहाँ पे जैसे लिखना है गो टू डैशबोर्ड, गो टू डैशबोर्ड। सो इसके लिए मुझे एक आइकन चाहिए जिसको मैं यहाँ पे रखूँगा। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट कलर करता हूँ और यहाँ पे ऑटो लेआउट को सेलेक्ट करता हूँ। इसका विड्थ में यहाँ पे हग कंटेंट्स लगा देता हूँ, तो ये आइकन लग गया। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं। इधर पे जब हम ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अलाइन टेक्स्ट बेस लाइन। इसको जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप नोटिस करोगे जो ये हमारा शेप है, ये बेसिकली ये जो टेक्स्ट है ना, इसकी लाइन से अलाइन हो रहा है। यहाँ पे देखोगे प्रॉपर्टीज़ जो पहले आती थी लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन, वो सारी चेंज हो गई हैं। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तब आप देखोगे तो इसका जो अलाइनमेंट है, डी का जो आप लाइन है वो आप देखोगे वो इस पे यहाँ पे आ रहा है और ये एरो का लाइन कुछ यहाँ पे आ रहा है। सो बेसिकली क्या मुझे करना था, एक शेप को, एक आइकन को उस टेक्स्ट की बेस लाइन से अलाइन करना था। सो मैंने क्या किया, सिंपल उस ऑटो लेआउट को सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में गया और अलाइन टेक्स्ट टू बेस लाइन को ऑन कर दिया। इससे क्या होता है, जो हमारा शेप है वो टेक्स्ट की बेस लाइन से अलाइन हो जाएगा। जो अगली प्रॉपर्टी हम जानने वाले हैं वो ये है, जो कोई भी कार्ड जो हमने लिया हुआ है उसकी हम हाइट या विड्थ को कैसे फिक्स करते हैं। बेसिकली फिक्स हाइट एंड फिक्स विड्थ की जो प्रॉपर्टी मिलती है हम उसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारा वही पुराना कार्ड है जिस पर मैंने ऑटो लेआउट ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था। सो इसका मैं कॉपी बनाता हूँ और दोनों को सेलेक्ट करके मैं फिर से ऑटो लेआउट करता हूँ और इस कार्ड का विड्थ यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे फिल कंटेनर लगा देता हूँ। इस वाले को भी सेलेक्ट करके मैं फिल कंटेनर लगा देता हूँ। तो इससे क्या होगा, मैं जैसे इस मास्टर कंटेनर को स्केल करूँगा, मैं रीनेम करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। अब मैं जब इसको स्ट्रेच करूँगा तो क्या होगा, आप देखोगे दोनों कार्ड जो है हमारे स्केल हो रहे हैं। बेसिकली वो उनका जो साइज है वो मास्टर कंटेनर के हिसाब से फिट होता जा रहा है। प्रॉपर टेक्स्ट में भी स्पेसिंग आ रही है। जब मैं इसको स्केल डाउन करूँगा तो क्या होगा, देखो अब टेक्स्ट हमारा 2 लाइन में आ गया एंड एक लिमिट के बाद क्या होगा कि वो ऑटो लेआउट हमारा ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। सो मुझे यहाँ पे एक लिमिट सेट करनी है कि इसकी एक मैक्सिमम और एक मिनिमम विड्थ होगी, कि इस विड्थ के बाद वो छोटा नहीं होगा। बेसिकली वो जो कार्ड है वो मे बी आप जैसे एक के बाद एक कार्ड लगा हुआ है वो ऊपर नीचे आ जाएंगे, जैसा कि एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में होता है। सो वो ट्राई करते हैं। सो इसका एक मिनिमम विड्थ है, बाय डिफॉल्ट इसका विड्थ 139। मैं चाहता हूँ कि ये एटलीस्ट इतना 116 विड्थ तक जाएगा, इसके बाद ये छोटा नहीं होगा। मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे दोनों में ये चीज़ करनी है। यहाँ पे लगाता हूँ ऐड मिनिमम विड्थ, ऐड मिनिमम विड्थ यहाँ पे लगाऊंगा। लेट्स से मैंने 129 लगा दिया। अब मैं इसके ज़्यादा स्केल करूँगा तो देखो स्केल नहीं हो रहा है, लार्ज हो रहा है, बट स्केल डाउन जब मैं करता हूँ तो नहीं हो रहा है, ये देखो। सो अब देखते हैं क्या होता है। स्केल अप, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। स्केलिंग डाउन, और ये इसके बाद रुक गया, ये स्केल नहीं हो रहा है। बट मुझे क्या चाहिए, जब मैं स्केल डाउन करूँ तो ये पहला जो कार्ड है वो दूसरे कार्ड के जस्ट नीचे आ जाए। मास्टर कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे मैं रैप को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद जब मैं स्केल अप करूँगा परफेक्टली फाइन। जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आऊँगा आप देखोगे ये कार्ड उसके जस्ट नीचे अलाइन हो गया। सिमिलरली ऐसे ही अगर आप हाइट के साथ करना चाहो, हाइट को आप कंस्ट्रेंट करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। हाइट में जाके आप मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ डिफाइन कर सकते हो। सो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक डिज़ाइन दिखाया था, जिसको मैंने दिखाया था कि फुल्ली रिस्पॉन्सिव मैंने बना रखा है ऑटो लेआउट की हेल्प से, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके भी ये पूछा था कि ये कैसे बना हुआ है, ये आप मुझे दिखाओ। तो अभी तक जो मैंने सारे स्टेप्स बताए उन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो वैसा आप एक डिज़ाइन बना सकते हो। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये कुछ वो डिज़ाइन है हमारा, इसको मैं दिखाता हूँ आपको स्केल अप स्केल डाउन करके। जैसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ तो आप देखोगे जो भी हमारे विजेट्स हैं उनका साइज बढ़ रहा है और स्केल डाउन में करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन साइज के हिसाब से सेट होता चला जा रहा है। सो ये मैंने कैसे किया हुआ है, यहाँ पे आप चेक करोगे जो टॉप नेविगेशन यहाँ पे मैंने रैप लगा के रखा हुआ है। रैप इसलिए एक लिमिट के बाद वो बेसिकली ऊपर नीचे आ जाएगा, लोगो ऊपर हो जाएगा और जो आइकन है वो उसके जस्ट नीचे आ जाएंगे। सेम यही मैंने जो ऊपर यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ है और साइड में जो फिल्टर्स हैं वो भी इसी के साथ ऐसे ही काम करेंगे। नीचे जो विजेट्स बने हुए हैं यहाँ पे सब में अगर आप नोटिस करोगे तो ये मिनिमम विड्थ हमने डिफाइन कर रखी है कि इससे ज्यादा छोटे कार्ड नहीं होंगे। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ भी कर रखा है। तो जैसा कि मैंने
मैंने उस डिज़ाइन में आपको दिखाया था, आप सिंपल इसके मल्टीपल डुप्लीकेट्स बना लोगे और मिनिमम विड्थ आप डिफाइन करते जाओगे, तो जैसे जैसे आप स्क्रीन को स्केल डाउन करोगे वो एक के ऊपर एक अलाइन होते हुए चले जाएंगे। अब देखोगे सब में मिनिमम विड्थ लगी हुई है। और उसके बाद जो ये हमारा मास्टर कंटेनर है, यहाँ पे हमने फिल लगा के रखा हुआ है। फिल का मतलब क्या है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा मैक्सिमम साइज है कंटेनर का उस पर वो फिल करेगा। तो जो पैडिंग मार्जिन है उसको उस तरीके से एडजस्ट करेगा कि वो मास्टर कंटेनर पे फिल हो जाए। सारे मास्टर कंटेनर हमारे फिल में लगे हुए हैं। इस मास्टर कंटेनर के अंदर जो भी सब कंटेनर्स हैं, जो विजेट्स हमने बना रखे हैं, उनमें भी फिल लगा हुआ है और मिनिमम विड्थ डिफाइन है। तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर रेस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हो। अगला एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे आप कोई टेबल बनाते हो, उसमें खूब सारा टेक्स्ट होता है, तो उसको आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो स्क्रीन साइज के हिसाब से। काफी इंटरेस्टिंग है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे टेबल का हमारा टाइटल है, ये कुछ कैलेंडर के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जिससे आप डेट चेंज कर सकते हो। इन दोनों पे मैंने ऑटो लगा के रखा हुआ है। बेसिकली क्या ऑटो का मतलब क्या होता है, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था कि ऑटोमेटिकली वो बीच की स्पेस को मैनेज करेगा मास्टर कंटेनर के हिसाब से। ऑलराइट, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे हमने फिल लगा के रखा हुआ है। टेक्स्ट पे ट्रंकेशन ऑन कर रखा है। ट्रंकेशन क्या है मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप एक बार चेक करो। फिर इस टेक्स्ट को और ये जो टाइम लिखा हुआ है इसको हमने एक साथ रखा हुआ है और फिल लगा दिया हुआ है। बेसिकली ऑटो लेआउट करके एक साथ रखा हुआ है। जब मैं स्केल डाउन करूंगा तो आप देखोगे कि टेक्स्ट जो हमारा है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, वो ट्रंकेट हो जा रहा है। बेसिकली 3 डॉट्स जो होते हैं वो बन के आ जा रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो। मैं वीकली डिजाइन रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे डालता हूँ। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, कैसे आप डिजाइन सिस्टम बनाते हो, कैसे आप कंपोनेंट्स का यूज करते हो अपने डिजाइन में कंसिस्टेंसी रखने के लिए। कुछ और सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके नीचे बताओ। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो या मुझे बता सकते हो। मैं उन सबका जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप ऑन डिजाइनिंग।